हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम हमारा दूसरा लेसन पढ़ेंगे हिंदी का। लाख की चूड़ियाँ। इसमें ये कहानी है कामता नाथ ने लिखी है। इसमें आज की परिस्थितियों के ऊपर बताया गया है कि किस प्रकार से लघु उद्योगों का ह्रास हो रहा है। जैसे मशीनरियाँ आ गई है, नई नई फैक्ट्रियाँ लग गई हैं, तो उनसे जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग है गाँव में, वो किस प्रकार से नष्ट हो रहे हैं। ये कहानी हमें यही बताती है। आइए इसे पढ़ते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। यह कहानी उसके गांव की है, जिसमें बदलू काका है जो लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता है, और लेखक है वो जब भी अपने ननिहाल जाता था तो उसके पास बैठता था, और जो वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था तो वो किससे बनाता था? भट्टी से, जो उसमें लाख पिघला करके बनाता था और उन्हें फिर चूड़ियों का आकार देता था। मुंगेरियाँ क्या होती है? मुंगेरियाँ होती है बेलन नुमा, जो जिस पर चूड़ियाँ बनाई जाती है। गोल लकड़ी के समान होता है पुट्ठा, जिस पर की चूड़ी का आकार दिया जाता है, वो होती है। उस पर वह चूड़ी का आकार उस लाख को चूड़ी का आकार दे दिया। हेलो, नमस्ते। कल हमने हमारी कहानी में लाख की चूड़ियाँ में पढ़ा था कि किस प्रकार से बदलू काका अपनी चूड़ियों को आकार देता था, और लेखक को वो लाख की जो गोलियाँ होती थी वो उसे बहुत ही अच्छी लगती थी, और वो उसे बदलू काका कहकर बुलाता था। इसके आगे हम आज पढ़ेंगे। बदलू उन चूड़ियों पर रंग कर देता था और वो लाख की चूड़ियाँ बन जाती थी। उसके आगे है, बदलू यह कार्य सदा ही एक मछिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता, और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। यानी उससे उन चूड़ियों का संबंध इतना अच्छा था कि वो उस बेलन को भी किस प्रकार से देखता था, जैसे नई नवेली दुल्हन की कलाई हो और वो उसमें उसे चूड़ियाँ पहना रहा हो। बदलू मनिहार था। मनिहार होता है चूड़ी बनाने वाला। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां ही पहनती थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे।
परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता नहीं था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय यानी उसने चूड़ियों के बदले कोई दूसरी वस्तु ले लेना, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को ले लेना। तो वो उसका अभी तक क्या तरीका था? वस्तु विनिमय का तरीका था। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लग गए यानी बहुत ही मशक्कत लग गई, बहुत प्रयास करना पड़ा था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए मिलते, वो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में तो सब कांच की चूड़ियां ही पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सब कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मूंछ ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो रोज उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता था। हेलो, नमस्ते बच्चों। कल हमने हमारे लेसन लाख की चूड़ियाँ इसमें पढ़ा था कि किस प्रकार से लेखक को लाख की गोलियाँ पसंद थी और वह बदलू काका के पास जाकर लाख की गोलियाँ बनवा करके लेकर आता था और उनसे खेलता था। इसके आगे हम पढ़ेंगे। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-8 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया, क्योंकि उसके पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया था, बदली हो गई थी, इस कारण से वो अपने ननिहाल नहीं आ पाया था। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में, विरले यानी कुछ एक ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। खाट यानी चारपाई पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। वो इतने वर्षों बाद गया था, इसलिए उसने उसे पहचाना नहीं। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा,
आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मच्छियाँ नजर आई और न ही उसकी भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लला। आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा यानी दर्द। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, मुखातिब यानी इशारा करते हुए बोला, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं तो चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी यानी सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। यानी बदलू का उद्योग नष्ट हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी थी। जिस प्रकार से कांच नष्ट हो जाता है, उसने अपने व्यक्तित्व को नष्ट नहीं होने दिया। उसने अपने व्यक्तित्व को लाख के समान मजबूत रखा। थैंक यू।